हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी अपने वेबसाइट पे हूं जिसका नाम है commerce-e-pathshala.blogspot.com। आपको दिख रहा होगा commerce-e-pathshala.blogspot.com। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे आपको हमारा वेब पेज दिख जाएगा, हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, जहाँ पे आपको विजिट करना है। और करने के बाद ये जो इग्नू एम कॉम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कोई भी पेज अभी आपको स्क्रीन पे शो किया हो, आपको इग्नू एम कॉम के ऊपर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको जाना है। IBO 1 2 3 IBO 6 तक के सारे नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कुछ कुछ के आंसर्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, बट वो सून हो जाएंगे। एम कॉम सेकेंड ईयर में भी सेम MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको एक ही वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो लेक्चर देखना है यहाँ पे, तो आपको रेड कलर से जो वीडियो लेक्चर लिखा हुआ है कोर्स के बगल में, जिस भी कोर्स का आपको वीडियो लेक्चर देखना है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप हमारे डायरेक्ट यूट्यूब वाले जो वेबसाइट है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। ये जो ब्लू वाली लाइनें हैं, जो कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। सपोज MCO 3 का आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो करना क्या है, MCO 3 में आपको बताने वाला हूँ। MCO 3 का जो नाम है रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक वेब पेज आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे आपको एक लाइन से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स, क्वेश्चंस विद आंसर्स यूनिट वाइज आपको जो है मिल जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से करके सारे के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ आंसर भी दिया हुआ है। क्लिक हेयर, आंसर में देखो क्लिक हेयर लिखा हुआ, आपको क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो आंसर है आपके सामने निकल करके आ जाएगा। और आप इजीली जो है खुद की तैयारी जो है एग्जामिनेशन के लिए वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड एनालाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो क्या है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीका है आप जो हम फॉलो कर सकते हो। गूगल पे जा करके आप सिंपली हमारे वेबसाइट का नाम सर्च करो। आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली अगर कॉमर्स की पाठशाला सर्च करोगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है, प्लेलिस्ट में विजिट करना है। प्लेलिस्ट में MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की, और फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए IBO 1 से लेकर के IBO 6 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छी मार्क्स ला पाओगे। तो फिलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप करोगे। तो यूनिट 1 में देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड एनालाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्लिक हेयर वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका आंसर आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड एनालाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और नीचे में एक लाइन से जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे आंसर्स भी मैंने वेबसाइट पे रेडी करके रखे हुए हैं, आपको बस वहाँ विजिट करना है और इन सबको रीड करना है अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप में पूछो, व्हाट्सएप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे जाओ, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है। और जल्दी जो है इग्नू एम कॉम की जो है क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ जनवरी के महीने से। इसी महीने से स्टार्ट करने वाला था, बट ड्यू टू कोविड रीजंस और ड्यू टू वेरियस इश्यूज जो है मैं नहीं कर पाया। बट फॉर श्योर दिस टाइम जनवरी के महीने से जो है इग्नू की क्लासेस मैं करवाने वाला हूँ। कॉमर्स की पाठशाला आपके लिए जो है क्लासेस लेकर के आएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से वीकली वंस और ट्वाइस जो है, जैसा कि डिमांड होगा स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी जो है रखे जाएंगे, और क्लासेस भी बीच बीच में होंगे। ठीक है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप को फिलहाल ज्वाइन करो। आप मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जनवरी के महीने से हम ये क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो फिर चलो इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो इन जनरल अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च का मतलब देखो, रिसर्च जो वर्ड है अगर आप इसके ऊपर एम्फेसिस करोगे, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो री मतलब दोबारा, और सर्च मतलब खोजना। दोबारा खोजना मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन अगर अराइज हुआ है तो उस क्वेश्चन के पीछे कोई बेस होगा, राइट। इसका मतलब उसके बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, बट उसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे,
जिसको हम रिसर्च कहेंगे। रिसर्च का मतलब ही है चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। अगर मुझे किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है और तो मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ, जब मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक तरह का, है ना। रिसर्च का डिफरेंट मेथड होता है, मैं एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। आपको इमेजिन करना है कि भाई ये मेरा आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना काम करोगे और रिसर्च करने की कोशिश करोगे, है ना। आपके मन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्वेश्चन किस बेसिस पर राइज होगा, आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर राइज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च जो होता है वो एक तरीके से जो प्रीवियस आपका जो फाइंडिंग्स होता है उसके ऊपर बेस करके होता है, इसलिए हम इसे रिसर्च कहते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मैंने हिंदी में आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया, लेकिन बात है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुकिश जो है, जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको एग्जाम में लिखनी जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं द रैंडम हाउस डिक्शनरी। ये एक हाउस ऑफ डिक्शनरी है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डिफाइंस द टर्म रिसर्च एज द diligent and systematic inquiry or investigation into a subject in order to discover or revise facts, theories, applications, etc. जो मैंने बातें कही हैं एकदम सेम टू सेम वही बात है कि रिसर्च एज अ डिलीजियंट एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी। यहाँ पे आप सिस्टमेटिकली इंक्वायरी कर रहे हो चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कवर कर सको और जो फैक्ट्स एंड थ्योरीज अवेलेबल हैं उसको आप रिवाइज कर सको, है ना। देखो बहुत सारी थ्योरीज है जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन बाद में आ करके जो है जो डिफरेंट साइंटिस्ट हुए उन्होंने उस चीज़ों को चेंज किया थ्योरी को। जैसे सबसे पहले बोला गया था कि जो हमारा हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा है, पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन बाद में पता चला कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, वो नारंगी के आकार की है, क्योंकि वो ध्रुवों पे चपटी है। आपने ऐसा पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, राइट। तो ये बात शुरू में एक बात बोली गई कि गोल है, वो किसी और साइंटिस्ट ने बात बोली, बाद में कोई और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, राइट। तो ये बात धीरे धीरे पता चलती है ना। तो यहाँ पे आप थ्योरी को, फैक्ट्स को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एप्लीकेशंस को रिवाइज कर रहे हो, राइट। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन्स दैट रिसर्च इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। रिसर्च मीन्स सर्च फॉर ट्रूथ। रिसर्च का मतलब होता है जो सच्चाई है उसकी खोज करना, है ना। रिसर्च का मतलब होता है कि जहाँ पे आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, है ना, नॉलेज का एक्विजिशन होता है, उसे हम रिसर्च कहेंगे, राइट। ट्रूथ मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथ मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट विद रियलिटी और फैक्ट्स, है ना। ट्रूथ का मतलब यहाँ पे यही है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना रिलायबल है, वो फैक्टफुल है, वो कितना एक तरीके से क्वालिटी उसमें है ना। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इट ऑल्सो मीन्स एन एस्टैब्लिश्ड और वेरीफाइड फैक्ट। टू डू रिसर्च इज टू गेट बेटर नियरर टू ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, है ना। रिसर्च इज द परसूट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। रिसर्च में देखो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसर्च में जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको सच का पता लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मैथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, आंसर टू अ क्वेश्चन इज रिसर्च। रिसर्च के बारे में एक और डेफिनेशन इन लोगों ने बता दिया। इन लोगों ने बोला कि सर्च, अगर आप नॉलेज को सर्च कर रहे हो थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड, एक सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप रिसर्च को कर रहे हो सच्चाई की खोज के लिए, नॉलेज की खोज के लिए, तो जो भी आपको फाइंडिंग, जो भी सॉल्यूशंस मिलेगी आपके प्रॉब्लम का, आपके जो भी आंसर आपको मिलेगा, वही हम रिसर्च कहेंगे उसी को। यहाँ पे देखो दो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, एक है LV रेडमैन एंड ABH मोरी, उन्होंने अपने बुक में एक डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे देखो द रोमांस ऑफ रिसर्च बुक का नाम है, उसमें उन्होंने लिखा था अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, है ना। ये भी आप लिख देना बुक में, बहुत ही सिंपल सा लाइन है, एक ही लाइन का है, सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ये बात डेफिनेशन के रूप में कही गई थी इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा। एक और बात बोली गई थी CR कोठारी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक्स। CR कोठारी ने ये बात बोली थी, उनका बुक का नाम था रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, है ना। तो ये भी आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो जो भी उन्होंने कहा है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छे तरीके से याद है, इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। सो रिसर्च इज, एक एक करके बात करते हैं। तो सो रिसर्च इज व्हाट? रिसर्च इज मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट और सिंबल्स। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो भी कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैनिपुलेशन मतलब कर रहे हो क्या? आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो और आप एक रिसर्च करने की कोशिश। रिसर्च का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं उसमें त्रुटियां निकालना, या फिर उसमें कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आपका जो है, जो फाइनल आउटपुट है वो आपको मिल पाए, है ना। सो मैनिपुलेशन मीन्स पर्पसफुल हैंडलिंग थिंग्स
पर्पसफुल हैंडलिंग, मैनिपुलेशन का मतलब है कि चीज़ों को पर्पसफुली, मतलब आपका कोई पर्पस है ना, उस पर्पस से आप उसको हैंडल कर रहे हो, ये होना इंपॉर्टेंट है। थिंग्स मीन्स चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, ऑब्जेक्ट लाइक बॉल्स, रैट्स, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें हो गई। कंसेप्ट मीन्स ऑफ द टर्म्स डिजाइनिंग द थिंग्स एंड देयर परसेप्शंस अबाउट विच साइंस ट्राइज टू मेक सेंस। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेथ, इनकम, ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर साइंस जो है काम करती है और चीज़ों को एक तरीके से सही बताने की कोशिश करती है कि भाई हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा डिजिग्नेशन है इस चीज़ को लेकर के, जो हम लोगों ने इस बारे में बताया, ये सही है। और ये कब पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप साइंटिफिकली रिसर्च करोगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से पता करोगे, तो ही हो पाएगा ना। और यहाँ पे देखो सिंबल्स की बात होती है तो सिंबल्स है प्लस माइनस, डिवाइड इंटू, आई मीन मल्टीप्लीकेशन मोड जो भी है, राइट, समेशन वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। तो इन सारे सिंबल्स के बारे में बात की जा रही है। मैनिपुलेशन ऑफ अ बॉल और वैक्सीन मीन्स व्हेन द बॉल इज केप्ट ऑन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंक्लाइंड, हाउ एंड एट व्हाट स्पीड डज इट मूव। अब ये क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात बोली जा रही है, जो यहाँ पे शुरू में बोली गई थी, उसी को लेकर के यहाँ पे बोला गया कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो आप इसको रीड कर लेना, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला चलते हैं, मैनिपुलेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग। अब यहाँ पे जो मैनिपुलेशन होगा, जो रिसर्च में आप मैनिपुलेशन करोगे चीज़ों को, वो इसलिए करोगे ताकि आप जो सोच रहे हो उसको आप जनरलाइज कर सको। आप अगर सपोज किसी एक टॉपिक के बारे में कुछ बोलते हो, तो हो सकता है कि सामने वाला अपोज करे कि तुम जो कह रहे हो वो भाई गलत है, तो आप अपने बात को डिफेंड कैसे करोगे? आप बोलोगे कि भाई मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर, मेरे पास इसके बारे में पूरी जानकारी है, राइट, तभी तो आप बोल पाओगे ना। तो आप जनरलाइज कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो आप उसको जनरलाइज कर रहे हो। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें सबका मत सेम नहीं है, लेकिन आप सबके मत को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च दैट यू हैव डन, राइट। तो ये एक बात होगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू अराइव एट जनरलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च का मतलब ही होता है कि जनरलाइज करना, चीज़ों को जनरलाइज करना। मैंने बोल दिया कि भाई पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन मैं ये बात प्रूफ कैसे करूंगा? लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। पर जब मैं रिसर्च करूंगा और सारे के सारे फैक्ट्स लोगों के सामने रखूंगा, तो मैं चीज़ों को जनरलाइज कर दूंगा कि भाई हाँ, पृथ्वी गोल नहीं है, वो चपटी है, ध्रुवों पे चपटी है, राइट। तो जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है, दैट इज टू अराइव एट स्टेटमेंट ऑफ जनरलिटी सो दैट प्रिडिक्शंस बिकम इजी। इस तरीके से, ओके। जनरलाइजेशन और कंक्लूजन्स ऑफ एन इंक्वायरी टेल्स अस टू एक्सपेक्ट सम थिंग्स इन अ क्लास ऑफ थिंग्स अंडर अ क्लास ऑफ कंडीशंस, ओके। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो दिया हुआ, मैं उसको रीड नहीं कर रहा, आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, द पर्पस ऑफ रिसर्च और जनरलाइजेशन इज टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। इसको पढ़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Generalization has in turn certain effects on establishment corpus और body of knowledge, है ना। जनरलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसके ऊपर इसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्योंकि आप लोगों के जो थॉट्स है, जो थॉट प्रोसेस, जो उनका नॉलेज है किसी एक टॉपिक के ऊपर, उसको आप चेंज कर रहे हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च। तो ये एक तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर, या फिर जो स्टैब्लिशमेंट, जो कॉर्पस है ऑलरेडी, जो इस्टेब्लिश नॉलेज है, उसके ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट होता है, गहरा इफेक्ट होता है। इट मे एक्सटेंड और एनलार्ज द बाउंड्रीज ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज बाय रिमूविंग इनकन्सिस्टेंसीज इफ एनी। जब आप जनरलाइज करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, तो आपका जो नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज था, वो और एक्सपैंड करेगा, है ना। लोगों को एक सर्टेन पॉइंट तक पता है कि भाई ये करेंगे तो ये होगा, बट अगर इस चीज़ को नहीं करके कुछ और हम लोगों ने किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आप अपने रिसर्च में बता रहे हो। तो आपका जो नॉलेज है, जो लिमिटेड था, उसको आपने एक्सपैंड कर दिया, वो और बड़ा हो गया, राइट। सो यू कैन, आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ, इट मे करेक्ट द एग्जिस्टिंग नॉलेज बाई पॉइंटिंग आउट एरर्स इफ एनी। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें अगर किसी भी तरह की गलती है, कोई एरर है, तो आप उसको दूर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन, आई मीन रिसर्च, राइट। इट मे अवेलेबल और इनवैलिडेट और डिस्कार्ड द एग्जिस्टिंग नॉलेज विच इज ऑल्सो नो स्मॉल अचीवमेंट। ये भी हो सकता है, जो प्रीवियस नॉलेज था, जो सर्टेन एक तरीके का एस्टैब्लिशमेंट था, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, उसको आप गलत बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च। जब आपको पता चला कि मेरा रिसर्च सही है और कोई एस्टैब्लिशमेंट होगा वैसा कि जिसमें आपका जो रिसर्च का आउटपुट है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो प्रीवियस वाला था वो गलत था, तो आप यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हो प्रीवियस नॉलेज को, है ना। तो ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च। इट मे वेरीफाई एंड कंफर्म द एग्जिस्टिंग नॉलेज विच ऑल्सो गिव्स एडेड स्ट्रेंथ टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब सपोज कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसके बारे में बोला गया है कोई बात कि भाई ऐसा है ना,
तो आपने रिसर्च जब पता किया तो आपको पता लगा कि भाई जो बात बोली गई वो सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पुराना जो नॉलेज था, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, आपने उसको और स्ट्रेंथन कर दिया, आपने उसको और मजबूत कर दिया। पहले अगर 2 लोग इस बारे में बोल रहे थे कि ऐसा है, तो आप तीसरे व्यक्ति हो जो कि उसको और मजबूत बना रहे हो, क्योंकि आपका भी फाइंडिंग्स वही आया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1-2 लाइनें और हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लेना उसको। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने रिसर्च को एक्सटेंड कर रहे हो, रिसर्च को करेक्ट कर रहे हो, और जो नॉलेज है, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप उसको वेरीफाई कर रहे हो कि भाई सही है, तुम्हारा तुमने जो रिसर्च किया है वो सही है। समझ रहे हो ना? ओके, now let's talk about the fourth point. This knowledge may be used for construction of a theory or practice of an art. अब इस नॉलेज का इस्तेमाल जो है किसी थ्योरी के कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है, या फिर आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए किया जा सकता है। पढ़ते हैं, समझ में आएगा। द एक्सटेंडेड करेक्टेड और वेरीफाइड नॉलेज हैज 2 पॉसिबल यूजेस टू विच पर्सन्स मे पुट इट। फर्स्ट वन इज मे बी यूज फॉर थ्योरी बिल्डिंग, जो आपका जनरलाइजेशन है, जो आपका रिसर्च है, उसके इसका इस्तेमाल करके एक थ्योरी बिल्डअप किया जा सकता है, राइट। Theory building so as to form a more abstract conceptual system, e.g. मतलब एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ वेज, ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं, ये रिसर्च के ऊपर बेस करके ही बनाई गई हैं, है ना। दूसरा जो पॉइंट था आर्ट वाला, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, मे बी यूज्ड फॉर सम प्रैक्टिकल और यूटिलैट्रियन गोल। आर्ट का मतलब यहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जब आप पेंटिंग करते हो ना, तो पेंटिंग में क्या होता है, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, कुछ नया आप डिज़ाइन करते हो, है ना। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आपके नॉलेज का एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ में, तो इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। इसलिए यहाँ पे बात बोली जा रही है कि प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, ये जो नॉलेज है इसको हम प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट के हिसाब से भी बोल सकते हैं। E.g. salesman, I mean example, salesman and advertisement increases sales in the is the generalization. From this, if sales have to be increased, use salesmanship and advertisement for increasing sales. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर नॉट टू डिपेंडेंट थिंग्स। थ्योरी और जो प्रैक्टिस होता है वो 2 इंडिपेंडेंट थिंग्स नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है। दे आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर थ्योरी है तो उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें पता चल पाएँ, और साथ ही साथ अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई बेसिस चाहिए, कुछ भी तो आप नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए भी आपको थ्योरी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब इंटरडिपेंडेंट है। ओके, थ्योरी गिव्स क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस टू द प्रैक्टिस। थ्योरी जो होता है वो आपके प्रैक्टिस को क्वालिटी प्रोवाइड करता है और इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिस इन टर्न में इनलार्ज और करेक्ट और कंफर्म और इवन रिजेक्ट थ्योरी। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि जो आपका नॉलेज है वो इनलार्ज हो, बड़ा हो, उसको सही भी हो सकता है, उसको कंफर्म भी कर सकता है, और साथ ही साथ उस थ्योरी को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। सपोज थ्योरी में बोल दिया गया कि भाई ऐसा होता है, अब जब आपने चीज़ों को बनाया, जब आपने प्रैक्टिस किया उस चीज़ को, तो आपको पता चला कि आपका जो थ्योरी है वो तो गलत निकल गया, क्योंकि आपका आंसर आया ही नहीं, है ना। तो आपने थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च। सो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ मैंने आपको डेफिनेशन शुरू में बता दिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय बचा नहीं है, सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो प्रिपेयर अच्छे तरीके से करो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, व्हाट्सएप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ज्वाइन करो, पूछो, कोई भी दिक्कत है। और हाँ, वीडियोस को वॉच करो ज़्यादा से ज़्यादा, प्लेलिस्ट में वीडियोस भर भर के अवेलेबल हैं, आप उन सबको वॉच करो। आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। साथ ही साथ जो वीडियोस अवेलेबल नहीं है उनके लिए नोट्स अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे विजिट करो, वेबसाइट पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको रीड कर लो, है ना। बस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यार। और अगर आ गए ना तो मुझे मिठाई खिला देना बस, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही इमोजी बना के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही खा लूँगा, ठीक है। फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।